A very good afternoon to all. I'm audible. तो वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। आप सबका स्वागत है इस 9th वेबिनार में जो हम एनक्वास इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट के लिए चला रहे हैं प्राइमरी हेल्थ फैसिलिटीज पे। A very good afternoon to all. So you are all welcome for this 9th webinar series that is being conducted by NHSRC for providing support to primary health facilities for NQAS implementation. So to start with, we will be taking a quick recap of the last session that was conducted on 24th July, and that was related to the formation of the quality team at the primary healthcare facilities and the use of the quality tools at the healthcare facility. तो पहले हम एक क्विक रिकैप ले लेते हैं लास्ट सेशन का जो हमने 24 जुलाई को कंडक्ट किया। उस सेशन में हमने आपको क्वालिटी टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटीज और कैसे फॉर्म फैसिलिटी पे करनी है और क्वालिटी टूल्स के बारे में बताया था जिनका हम यूज कर सकते हैं। जब हमने लास्ट टाइम हमने आपसे बात करी थी, वी टोल्ड यू अबाउट क्वालिटी टीम की मेजर एक्टिविटीज क्या होंगी, जिसमें मंथली मीटिंग करना, स्टाफ की ट्रेनिंग करना, सफाई का ध्यान रखना, इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिसेस पे ध्यान रखना, काम करने के तरीके को बताना, लिखना, दर्शाना, बेसलाइन असेसमेंट करना, एनक्वास के हिसाब से, कायाकल्प के हिसाब से, जो असेसमेंट के बाद गैप निकल के आ रहे हैं उन पे एक समय बाधित एक्शन लेना, और इन एक्शंस के साथ साथ जो भी रोगी और बेनिफिशियरीज हमारे हेल्थ केयर फैसिलिटीज पे आ रहे हैं उनसे उनकी जो संतुष्टि है फैसिलिटी से उसके बारे में नापना, और कुछ चिन्हित इंडिकेटर्स के तौर पर फैसिलिटी पर सुधार करना। सो व्हेन द लास्ट टाइम वी कंडक्टेड अबाउट द मेजर एक्टिविटीज दैट विल बी कंडक्टेड बाय द क्वालिटी टीम, that including the conduct of the monthly meetings and the review of the activities, staff training, development and maintenance of the facilities, development of the work instruction and its adherence at the facility, conducting the baseline and the internal assessment based on the NQAS and the KAYAKAL, and then based on the assessment, whatever the gaps that has been found, to have a time-bound action plan for those particular gaps, collection of the patient satisfaction surveys and the indicators, and try to improve the facilities based on some monthly indicators. लास्ट टाइम हमने आपको बताया कि क्वालिटी टीम का कंपोजिशन होगा क्या, तो वहां पे जितना भी स्टाफ हमारे पास हेल्थ केयर फैसिलिटी पे मौजूद है वो सारा क्वालिटी टीम का मेंबर बनेंगे, चाहे वो CHO हैं, चाहे स्टाफ नर्स हैं, चाहे आपके पास वहां पर MPW हैं, चाहे आशा है। तो व्हेन वी डिस्कस्ड अबाउट द कंपोजिशन ऑफ द क्वालिटी टीम, वी इलैबोरेटेड दैट ऑल द मेंबर्स ऑफ द हेल्थ केयर फैसिलिटी will be the part of the quality team because it is a small setup. So all the CHO, the ANMs, the ASHAs, and the MPW workers that are working at the facilities will be the, will form the quality team at the facility level. What will be the key responsibilities of the CHO is particularly is for the constitution of the quality team, then conducting of the assessment. So whatever the major activities that we shown in the first slide, that will be the core responsibility of the CHO. And जब हमने CHO के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करी तो जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्टिविटीज हमने फर्स्ट स्लाइड पर दिखाई, जहां पर क्वालिटी टीम को बनाना, एनक्वास की असेसमेंट करना, ट्रेनिंग करना, कैपेसिटी बिल्डिंग करना, वर्क इंस्ट्रक्शन के हिसाब से काम करना, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी CHO की आएगी। ANM की जब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी एनक्वास के मापदंड के हिसाब से बात कर रहे हैं तो मेजर एक्टिविटीज जो ANM कर सकती हैं वो होगी रिकॉर्ड करना क्वालिटी टीम की मीटिंग्स को, एक कैलेंडर ऑफ एक्टिविटीज बनाना, मंथली एक्टिविटीज का, पेशेंट सेटिस्फेक्शन जो आप नाप रहे हैं उसका एनालिसिस करना, इंटरनल असेसमेंट की रिपोर्ट बनाना, और जो इंडिकेटर नापने की बात की जा रही है वो करना। सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द roles and responsibility of the ANM as for meeting the requirement of the NQAS, we are looking at what are the major functions that the ANM can take up. That can be the recording of the quality team meetings, maintaining of the calendar of the activities, that is the monthly activities,
doing the analysis in collaboration with the CHO for the patient satisfaction surveys that are being conducted, and then assisting the CHOs in conducting the internal assessments and other work. Similarly, for Ashas, the major roles and responsibility will be to collect the client satisfaction and the community satisfaction that we are looking at, then supporting and maintaining the IEC and the signages, and training of the community on maintaining the cleanliness, hygiene and the infection control activities. जब हम आशा की responsibilities की बात कर रहे हैं NQAS के मापदंड के हिसाब से, आशा का मेजर काम होगा कलेक्ट करना पेशेंट सेटिस्फेक्शन का और कम्युनिटी सेटिस्फेक्शन का डाटा, CHO और ANM को सपोर्ट करना फैसिलिटी पे मेंटेनिंग आईसी मटेरियल जो भी आपने लगाया है उसको मेंटेन करने में, साइनेजेस को मेंटेन करने में, और कम्युनिटी की जागरूकता बनाना एनक्वास के लिए और उनकी रिस्पांसिबिलिटीज के लिए जो फैसिलिटी के प्रति उनकी बनती है। ये हमने आप वी आल्सो showed you some examples of the linkage and coordination of the different members in the different activities. हमने आपको कुछ एक्टिविटीज की लिंकेज बताई थी लास्ट टाइम, जहां पर कैसे आशा का वर्क, ANM का वर्क, CHO का वर्क और जो PHC पे बैठे हमारे पास मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज हैं उनका वर्क कैसे सपोर्ट करेंगे सारे, ताकि एनक्वास की इम्प्लीमेंटेशन की जाए। सो लास्ट टाइम वी शोड यू दिस पर्टिकुलर स्लाइड ऑन द लिंकेज right from the ASHAs, NPW to ANM, and then subsequently to the CHOs, and then to the medical officer in charge sitting at the PHC level, who is monitoring the activities at the Ayushman Arogya Mandir Sub Health Center. जब हम की एक्टिविटीज की बात कर रहे हैं तो की एक्टिविटीज जो आपको साप्ताहिक पे करनी है वो होगा आपका इंडिकेटर नापना, पेशेंट और क्लाइंट का सेटिस्फेक्शन नापना, मंथली एक्टिविटीज में क्वालिटी टीम की मीटिंग करना, एनालिसिस करना पेशेंट सेटिस्फेक्शन स्कोर का, इंडिकेटर्स के स्कोर का, और ये सारा जो अभी आप काम कर रहे हैं इसकी रिपोर्ट डिस्ट्रिक्ट क्वालिटी एश्योरेंस कमेटी को सबमिट करना। क्वार्टरली एक्टिविटी में आपको कायाकल्प असेसमेंट हर 3 महीने में एक बार करना है। हर 6 महीने में आपको अपनी इंटरनल असेसमेंट करनी है एनक्वास की चेकलिस्ट के माध्यम से, और हर वार्षिक तौर पर आपको लाइसेंसेस और जो स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स आपके पास हैं उनकी निरंतरता तौर पर जो रीअप्लाई करना है उसकी तरफ आपको ध्यान देना होगा। सो देयर आर द वीकली एक्टिविटी, एट द वीकली एक्टिविटी यू विल बी कलेक्टिंग द पेशेंट सेटिस्फेक्शन एंड द इंडिकेटर्स। At the monthly activity, you will be doing the patient satisfaction analysis and collect, indicator analysis, and will submit the report to the district quality assurance committee for any follow-up action that is required at the district or the state level. At the quarterly activity, you have to conduct the baseline assessment based on your Kayakalp checklist. Similarly, for the half-yearly activity, you have to conduct the internal assessment based on the NQAS checklist, and then the as an annual activity, you have to look into the particularly what are the licensing and the statutory requirements are applicable at the healthcare facility. If you have to reapply for that, reapply for that. Then we discuss about the tools for the quality improvement. उसके बाद हमने आपसे बात करी थी कुछ टूल्स के बारे में जो क्वालिटी इंप्रूवमेंट के लिए यूज किए जा सकते हैं हेल्थ केयर फैसिलिटी पे। हमने आपसे चार टूल्स के बारे में बात करी। एक था 5Y, दूसरा था ब्रेनस्टॉर्मिंग, तीसरा था फिशबोन और फोर्थ था पिक चार्ट। So last time we discussed about the quality tools. So these quality tools were 5Y, brainstorming techniques, the fishbone diagram, and the pick chart. So as highlighted in the last session, fishbone is focused on the problem solving technique where we are focusing on the identifying of the possible causes of that particular problem and then working to eliminate those causes and reaching at particular solution for those particular problems. 5Y was related, also focuses on the problems. It is used to identify the root cause. Brainstorming, it is also a root cause, finding a root cause for a particular situation where we generate n number of solutions based on the whatever the ideas that the team is putting in to resolve the problems that are facing at the sub health centers. And then the picture, which is for the prioritization of the solutions that are given by the team for that particular problem. फिशबोन का हम यूज कर रहे हैं प्रॉब्लम के ऊपर फोकस है जहां पर
उस प्रॉब्लम का कारण के ऊपर हम फोकस कर रहे हैं कि किन कारणों से वो प्रॉब्लम हो रही है। जब हम एक बार कारण जांच लेते हैं तो उन कारणों को दूर करके हम सॉल्यूशन पे आने की कोशिश करते हैं। 5 वाई जो टेक्निक है, जहां पर हम हर चीज के लिए 5 बार प्रश्न किया जाता है, उस प्रॉब्लम के लिए हम रूट कॉज की उसका जड़ क्या है, उस प्रॉब्लम की वहां तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। ब्रेनस्टॉर्मिंग, जहां पर हर एक टीम अपना सॉल्यूशन देती है उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उस टेक्निक का यूज किया जाता है। और पिक चार्ट का यूज किया जाता है, जो भी सॉल्यूशन टीम ने दिए हैं उनको प्रायोरिटाइज करने के लिए कि कौन से को हम प्रायोरिटाइज किया जा सकता है। So these were some elaboration of this particular tools, how to perform 5 why. First of all, you have to define the problem, then form a team, ask question 5 times repeatedly, find the root cause and take the action and monitor. तो जब हम 5 why की बात कर रहे हैं, कैसे करेंगे, तो एक टीम बनाई जाएगी, समस्या को आप सामने रखेंगे पूरी टीम के, हर क्वेश्चन के लिए 5 बार कम से कम हम उसका प्रतिकूलन सॉल्यूशन देख रहे हैं और मूल कारण ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, और फिर उसके ऊपर सॉल्यूशन जो भी आप लोग निकालते हैं उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे और उस सॉल्यूशन को मॉनिटर करेंगे कि वो कारगर हो रहा है उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कि नहीं। सिमिलरली, जब हम फिशबोन की बात कर रहे हैं, व्हेन वी आर लुकिंग एट द फिशबोन डायग्राम, हम वहां पे भी कॉज एंड इफेक्ट देख रहे हैं कि व्हाई दिस प्रॉब्लम इज कमिंग अप। दैट कॉजेस कैन बी रिलेटेड टू द मटेरियल्स, द मेथड्स, द मैन पावर, मशीन और इक्विपमेंट, ड्यू टू एनवायरनमेंट और द मेजरमेंट। जब हम फिशबोन में देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कॉज एंड इफेक्ट को, जो आपके मटेरियल के कारण हो सकता है, काम करने के तरीके के कारण हो सकता है, ट्रेनिंग, मैन पावर की ट्रेनिंग के कारण हो सकता है, किसी मशीन के कारण हो सकता है, या एनवायरनमेंट के कारण हो सकता है, या नापने की जो भी आप विधि अपना रहे हैं किसी चीज को, उसके कारण हो सकता है। Similarly, brainstorming technique is being used to identify the possible solution for a particular problem. Here we focus that all the ideas are good ideas, and whatever the bureau team is giving the solution, you have to note down all the solution and try to work out on the best possible solution to resolve that particular problem. ब्रेनस्टॉर्मिंग में हम समस्या को स्पष्ट रूप से परिभाषित करते हैं, बिना किसी आलोचना के, बिना किसी किसी भी एक पर्टिकुलर परिभाषा के सारे विचारों को सुना जाता है, उन विचारों को इकट्ठा किया जाता है, और जब उस विचारों पर हम समूह के तौर पर एक चर्चा करते हैं, एक पॉसिबल सॉल्यूशन पर आया जाता है, तो ये ब्रेनस्टॉर्मिंग की टेक्निक है। Then, as I said, that pick chart is used to implement to prioritize those particular solutions that are coming up, or to particular problems that are being identified. पिक का फुल फॉर्म है पॉसिबल, इम्प्लीमेंट, चैलेंज एंड किल। अगर हम हिंदी में इसको परिभाषित करना चाहें तो पिक का अर्थ होगा जो वो कार्य जो संभव है, जो आराम से किए जा सकते हैं और जिनमें चुनौती आती है, और कुछ ऐसे सॉल्यूशन जिनको करने से कोई फायदा नहीं होगा। So that is how you prioritize this particular thing. हमने आपको एक लास्ट टाइम सॉरी पिक के लिए एक सॉल्यूशन जनरेट करके दिया था, एक एग्जांपल, जहां पर we showed you that there is a particular problem at a particular state where the CHO has noticed that only 40% of the identified hypertension patients were coming to regular follow-up at the medication refills, which was affecting the BP control, and many patients were ended up with the complications. तो इसके लिए पॉसिबल सॉल्यूशंस हमने जो आपके सामने पेश किए थे, द पॉसिबल सॉल्यूशन दैट वी गेव टू यू, दैट व्हाट इज द मोस्ट पॉसिबल थिंग to do is to develop a local language IEC leaflet so that the community can be engaged, and the adherence to the particular medications can be increased. Implementable points were to have a scheduled systematic NCT health checkups and the education programs. Challenging solution were to establish the peer support groups for that particular hypertension management condition. And then which were the solution which were not possible or will not give the possible
results was installing a digital BP kiosk with a complex feature or hiring external dietitians. So this was some examples that we gave up. So this was the quick recap of the last session. Today's session, we are conducting on some critical issue that is being observed while NQAS is being implemented across the country. So today's session is regarding the documentation and record management. In both the sessions, we will be taking up, first of all, how you will document all the activities at the sub health centers, Ayushman Arogya Mandir sub health centers, and then we will also take the sessions on particular how the digital record management will be taken up at the healthcare facilities. So पहला सेशन जो आज का है that is related to documentation and record management. आपको सब हेल्थ सेंटर पर एनक्वास की रिक्वायरमेंट मीट करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए और आप कैसे रिकॉर्ड मैनेज करेंगे. सिमिलरली सेकंड सेशन विल बी ऑन द डिजिटल रिकॉर्ड. जो भी आप डिजिटली जो भी डाटा आप कैप्चर कर रहे हैं उसका आंकलन और उसका आप कैसे यूज करेंगे एनक्वास की रिक्वायरमेंट मीट करने के लिए. So I, Dr. Abhay Daya, Senior Consultant with Quality and Patient Safety Division, will be taking up this particular first session that is related to documentation and the record management. So today's session will be focused on the importance of the documentation, whatever the level of the documentation, what is the difference between the documentation and the record as per se, how you will control the documents and the records, what are the requirements for the NQAS certification, the documentation that are needed for the certification purpose, and we will also be showing you some of the formats that you can use at the healthcare facilities to meet the requirements of the National Quality Assurance Standards. आज का जो सेशन है इसका जो मूल जो लर्निंग का आपका रहेगा वो रहेगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको फैसिलिटी पे रखने हैं और उनका इंपॉर्टेंस क्या है, कितनी तरह का डॉक्यूमेंटेशन फैसिलिटी पर मैनेज किया जाएगा, डॉक्यूमेंटेशन और रिकॉर्ड के बीच में डिफरेंस क्या होता है, उन डॉक्यूमेंट्स को आप कंट्रोल कैसे करेंगे कि वो उसी फैसिलिटी का है, उस हिसाब से आप कैसे मैनेज करेंगे, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट फैसिलिटी को चाहिए होगा जब वो एनक्वास सर्टिफिकेशन के लिए अप्लाई करेंगे, और लास्ट में हम आपको कुछ फॉर्म्स एंड फॉर्मेट्स दिखाएंगे जिसके तौर पर आप अपनी फैसिलिटी पे सारा रिकॉर्ड मैनेज कर सकते हैं. सो कमिंग टू फर्स्ट पॉइंट, दैट इज व्हाई डू वी नीड द डॉक्यूमेंटेशन एंड द रिकॉर्ड मैनेजमेंट एट द हेल्थ केयर फैसिलिटी. So the importance of the documentation, it gives you the first of all an evidence based implementable point how to do the work, and then generating the particularly continuity of the care, improving the patient satisfaction and the quality. When we are doing the work on a standard protocols, it automatically generates the improved patient safety and the quality outcomes. It also gives you a legal protection whenever some issue is being raised, particularly related to the healthcare facility. It also enables you to have an effective communication within the staff and with the beneficiaries and the clients that are coming to the healthcare facility. It is also required when you are submitting your work report to the mother PHCs, which is linked to your performance based incentives and whatever the incentives that you are getting. And it also helps in building the performance and the capacity building of the staff that is over there. And it also ensures the safety at the healthcare facility. तो जब हम बात कर रहे हैं क्यों डॉक्यूमेंटेशन एंड रिकॉर्ड जरूरी है, डॉक्यूमेंटेशन इसलिए जरूरी है क्योंकि ये आपको निर्धारित तौर पर एक काम करने का तरीका बताता है, जिससे अगर आप एक निर्धारित तौर पर ही काम करते हैं उसके हिसाब से ऑटोमेटिकली पेशेंट सेफ्टी और क्वालिटी में फैसिलिटी पे सुधार होता है. ये डॉक्यूमेंटेशन और रिकॉर्ड इसलिए भी जरूरी है जब आप अपनी मंथली रिपोर्ट्स मदर पीएचसी पे सबमिट करते हैं, इन्हीं के आंकलन के तौर पर आपके इंसेंटिव रिलीज किए जाते हैं. और ये ही डॉक्यूमेंटेशन एंड रिकॉर्ड का जब आप अपनी फैसिलिटी पे आप अच्छी तरह से इनको इम्प्लीमेंट करते हैं, ये सब्सिक्वेंटली आपको एनक्वास सर्टिफिकेशन के तौर पर
मदद करता है. When we are looking at what are the hierarchy of the documents, so there are 5 level of the documents that we are looking at. One is the Apex Quality Manual, then second is the work instruction or the standard operating procedures. Then the work instructions for the each service packages that are being implemented at the healthcare facilities, and then records and the formats which gives you an evidence that this work has been completed at the healthcare facilities. जब हम हायरार्की की बात कर रहे हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको फैसिलिटी पे चाहिए, एक होगा सबसे पहले क्वालिटी मैनुअल, जिसमें सारा फैसिलिटी के बारे में बताया जाएगा, फैसिलिटी की टीम के बारे में बताया जाएगा, फैसिलिटी की क्वालिटी पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बताया जाएगा, कौन कौन सी सुविधाएं वहां पर मिल रही हैं उनके बारे में बताया जाएगा. सेकेंड लेवल पे आते हैं स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, जो दर्शाते हैं आपके काम करने का तरीका क्या होगा फैसिलिटी पे. फिर वर्क इंस्ट्रक्शन है. वर्क इंस्ट्रक्शन पर्टिकुलरली जो सर्विस पैकेज फैसिलिटी पे इंप्लीमेंट किया जा रहा है, उन सर्विसेज को कैसे दिया जाएगा, वर्क इंस्ट्रक्शन उसके बारे में बात कर रही हैं. और फिर है कुछ रिकॉर्ड्स एंड फॉर्मेट्स जो फैसिलिटी पे आपको मेंटेन करने हैं, ताकि जो आपने काम किया है उसके बारे में आप डॉक्यूमेंट एविडेंस दे सकें कि हाँ ये आपने काम किया था. जब हम वी आर लुकिंग एट द डिफरेंस बिटवीन द डॉक्यूमेंटेशन एंड द रिकॉर्ड, सो मेजर difference between the documentation is record is that documentation give you a written instruction and the guideline, whereas the record give you the proof of the completed actions. Similarly, documentation helps you to guide and standardize the work, and record again gives you the provide the evidence that what was done over there based on that standardization of the work that was standardized to meet the national quality assurance standards requirements. Documentation also gives you the instructions, and record gives the evidence that those instructions were followed. Documentation give you what are the activities that are to be performed, and records again gives you the activity compliance. Documentation gives you the policies and the standard operating procedures, and records gives you the evidences of that those procedures are being followed. So जब हम बेसिक बात कर रहे हैं डॉक्यूमेंटेशन और रिकॉर्ड में फर्क की, तो डॉक्यूमेंटेशन आपको निर्देश देता है, आपको कार्य करने का तरीका बताता है, आपको इंस्ट्रक्शन बताता है कौन सा काम कैसे किया जाए, कौन से काम करने के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत हो गई. रिकॉर्ड दिखाता है कि आपने वो काम उसी हिसाब से किया, जिस हिसाब से करना चाहिए था. वो एक प्रमाण है वहां पर कि काम संपन्न होने का. और जब हम रिकॉर्ड्स की बात कर रहे हैं, ये रिकॉर्ड आपकी मरीज की फाइलें, रजिस्ट्री रिपोर्ट जो भी जनरेट हो रही हैं, वी आर लुकिंग एट दोस पर्टिकुलर थिंग्स. जब हम डॉक्यूमेंट कंट्रोल की बात, व्हेन वी आर डॉक्यूमेंट कंट्रोल और रिकॉर्ड कंट्रोल की बात कर रहे हैं, हम बस ये देख रहे हैं कि फैसिलिटी पे जो भी डॉक्यूमेंट है या कोई भी रिकॉर्ड हमने जो रखा है, उसको फैसिलिटी के लिए, फैसिलिटी का कम से कम उसके ऊपर एक नाम आ जाए, कौन सी एक्टिविटी के लिए वो डॉक्यूमेंट या रिकॉर्ड बना है वो उस पे लिखा जाए, और एक उसके ऊपर एक यूनिक नंबर दिया जाए, जैसा कि अभी हमने स्लाइड पर दर्शाया है. When we are looking at the particular document and the record control management, so what is expected at the facility, that whichever the record and the documents that are implemented at the healthcare facilities, that they have a unique ID, they have the name of the facility, they have the particular title, why this particular documentation and record is being managed at the healthcare facility, and then it also need to have a signatory that who has reviewed and prepared it, and how it is being implemented at the healthcare facility. Similarly, for the records, एक form, we are looking at the unique form number with the name of the facility. If you are managing the form to meet the requirement of the National Quality Assurance Standards, then you can put the name of the area of concern there also, and then the form number, and then if any revision is being taken up for those particular forms, that has to be also be included in the form. तो जब हम रिकॉर्ड पे कंट्रोल की बात कर रहे हैं, तो जो भी रिकॉर्ड या फॉर्म आप फैसिलिटी पे यूज कर रहे हैं, उसमें कम से कम एक फैसिलिटी का नाम आ जाए. अगर आप नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड के तौर पर वो फॉर्म को बना रहे हैं या यूज कर रहे हैं,
तो किस एरिया ऑफ कंसर्न के लिए उसको यूज किया जा रहा है उसका नाम आ जाए, एक फॉर्म का नंबर आ जाए, और अगर अब फॉर्म में आप कोई चेंज करते हो, जैसे आज आपने क्लीनलीनेस का कोई और एक फॉर्म था, उसके बाद आप चेंज करते हैं तो उसमें एक रिवीजन का नंबर आ जाए। अगर आप ये एक्टिविटीज कर लेते हैं तो हम इसको बोलते हैं कंट्रोल ऑफ रिकॉर्ड्स। अब आते हैं व्हाट आर ऑल द डॉक्यूमेंट, अब आते हैं उन डॉक्यूमेंट्स पर दैट आर नीडेड फॉर एनकॉस सर्टिफिकेशन। So the documents that are needed for the NQAS certification, it is your quality policies and the frame quality objectives at the healthcare facility, records of the quality team meeting, what is the policy of maintaining the records at the healthcare facility, what is the referral policy of the Ayushman Arogya Mandir Sub Health Center, last 3 months your outcome indicators based on the National Quality Assurance Standards checklist, authorization of the biomedical waste at the healthcare facility, or the linkage with the common biomedical waste treatment facility, or a linkage with the mother PHC where the biomedical waste is being transported daily, and evidence of a fire compliance. So here we are not looking at the availability of the fire NOC at the Ayushman Arogya Mandir Sub Health Center, but we are looking at basic fire extinguishers are placed, fire prevention provisions are there, and all the staff is trained on the fire prevention activities. जब हम एनक्वास सर्टिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहे हैं तो फैसिलिटी पे आपको क्या क्या सबमिट करना होगा, आपकी गुणवत्ता नीति और आपके क्वालिटी के ऑब्जेक्टिव्स, आप क्या अचीव करना चाह रहे हैं वो, क्वालिटी टीम की मीटिंग के रिकॉर्ड, फैसिलिटी पे रिकॉर्ड मैनेजमेंट की पॉलिसी क्या है उसका एक एविडेंस, फैसिलिटी से रेफरल पॉलिसी क्या है उसका एविडेंस, लास्ट 3 मंथ के इंडिकेटर्स जो नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड चेकलिस्ट में दिए गए हैं, बायोमेडिकल वेस्ट की ऑथराइजेशन या बायोमेडिकल वेस्ट की लिंकेज कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी के साथ, जहां जो एजेंसी वेस्ट फैसिलिटी से लेके जा रही है, या प्रावधान बायोमेडिकल वेस्ट का भेजने का जो अपने मदर पीएचसी के साथ किया हो, जहां पर वेस्ट डेली मदर पीएचसी को शिफ्ट किया जा रहा हो, और एक एविडेंस फायर सेफ्टी का, जहां पर हम फायर एनओसी की बात नहीं कर रहे हैं, बस हम इस एविडेंस की बात कर रहे हैं कि कम से कम फायर एक्सटिंग्विशर फैसिलिटी पर लगाए गए हों और पूरा स्टाफ हमारा फायर सेफ्टी के लिए ट्रेन किया गया हो। हम फर्स्ट वेबिनार से लेकर आज तक यही बात करते आए हैं, टू मीट द एनक्वास रिक्वायरमेंट्स इट वाज कम्युनिकेटेड थ्रू द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, only 7 registers are to be implemented. That include your OPD register, the lab investigation registers, the drug stock register, your biomedical waste registers, training records, complaint management registers, and the record of the quality team meetings. Right from the first session we are looking हम फर्स्ट सेशन से ये बात कर रहे हैं कि आपके पास कौन कौन से 7 रजिस्टर मेंटेन किए जाएंगे एनक्वास की रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए। ये 7 रजिस्टर हैं आपके ओपीडी का एक रजिस्टर, जिसमें जितने भी बेनिफिशियरीज आपके पास आ रहे हैं, चाहे वो सिर्फ काउंसलिंग के लिए आ रहे हैं, चाहे सिर्फ मरीज दवाई लेने आ रहे हैं, चाहे खुद को दिखाने आ रहे हैं, सबका रिकॉर्ड एक ओपीडी रजिस्टर पर आएगा। कोई भी इन्वेस्टिगेशन या सैंपल कलेक्शन कर जब आप सैंपल बाहर भेज रहे हैं टेस्टिंग के लिए, उस सब का रिकॉर्ड को मैनेज करने के लिए एक लेबोरेटरी का रजिस्टर आएगा। जितनी भी दवा, जितना भी कंज्यूमेबल्स, जितना भी सामान जो आपके पास है, उसको मैनेज करने के लिए एक ड्रग स्टॉक रजिस्टर आएगा। जो भी कचरा बायोमेडिकल वेस्ट जो जनरेट हो रहा है फैसिलिटी से, और उसका आंकलन करने के लिए एक बायोमेडिकल वेस्ट रजिस्टर रखा जाएगा। एक ट्रेनिंग रजिस्टर रखा जाएगा, जिसमें जितनी भी ट्रेनिंग्स आपके सारे स्टाफ को राइट फ्रॉम सीएचओ टू आशा जो मिल रही है, उसका रिकॉर्ड एक ट्रेनिंग रजिस्टर में आएगा। जितनी भी शिकायतें या ग्रीवियंस जो हेल्थ केयर फैसिलिटी के प्रति बेनिफिशियरीज का है, उसको मैनेज करने के लिए एक कंप्लेंट रजिस्टर आएगा।
और क्वालिटी टीम मीटिंग्स कैसे की जाती हैं, कब की जाती हैं, क्या क्या उनमें डिस्कस होता है, क्या डिसीजन लिए जाते हैं, इन सब को मीट करने के लिए एक क्वालिटी टीम मीटिंग का रजिस्टर आएगा। Now beyond that registers, these are the standard mapping that has been done as per the Ayushman Arogya Mandir Sub Health Center checklist. There are total 16 records that has to be kept. See, these are not the registers, these are the records that we are talking about. जब हम आयुष्मान आरोग्य मंदिर सब हेल्थ सेंटर की नैनक्वास चेकलिस्ट के हिसाब से देख रहे हैं, टोटल 16 रिकॉर्ड आपके पास रखे जाएंगे। ये रजिस्टर के तौर पे नहीं आएंगे आप लोगों से। So what we are requesting from the healthcare facilities and those who have joined, and even from our national mentors and the assessors that have joined with this particular session, but we are expecting that you should guide the facilities to not to maintain registers for each and every activity, but what you can do, you can have a particular box file and you can keep a monthly, forms and printout of a particular form and formats, and you can keep those forms in a particular box file as a monthly record. So you need not to have a particular 40 or 50 registers that are being implemented at the healthcare facility. आप लोगों से सबसे request है, प्लीज आप एक बॉक्स फाइल लीजिए, जो भी फॉर्म्स एंड फॉर्मेट्स आपके पास यूज हो रहे हैं उनका आप एक रिकॉर्ड करके उनको अपनी एक पर्टिकुलर फाइल में लगाते जाइए। वो आपका एक मंथली रिकॉर्ड होगा, हर एक्टिविटी को आपका रजिस्टर पे लाने की जरूरत नहीं है। दिस इज द रिक्वेस्ट फ्रॉम द नेशनल मेंटर्स ऑल्सो एंड इवन फ्रॉम द असेसर्स इफ दे हैव ज्वाइंड टू गाइड द फैसिलिटीज हाउ द record management can be minimized at the healthcare facility to meet the national quality assurance standards, because the grievance that is coming up of maintaining these 40 or 50 registers at the healthcare facilities, that can be sorted out. So again, it is suggested to keep the printout of these forms and the records and keep them at a particular box file, so that a monthly record can be generated and yearly file can be maintained for the meeting the NQAS requirements. Now to show you some standard forms and formats. These are for reference only. No, this one no. Documents. So these are for your reference only. You can use these forms and formats, customize these forms and formats as per your need. These are just for the reference, and you can have this particularly. We will upload these documents on our website, and you can take this particular printouts and you can use those forms. But it is again a request, if you are using these forms and formats, please control these records and put them in a file as a monthly activity, and you need not to have a particular register. So this is a suggestive format regarding the sterilization activities, equipment sterilization. ये जो फॉर्म है ये आपका रिकॉर्ड एक जनरेट होगा जहां पर आप इक्विपमेंट स्टेरलाइज कर रहे हैं। आप इस हिसाब से इसको मेंटेन कर सकते हैं, जहां पर जब आप डेट डालेंगे व्हाटएवर द एक्टिविटी, जब भी आप इक्विपमेंट को स्टेरलाइज कर रहे हैं, कब आपने स्टार्ट किया, कब ऑटोक्लेव में टेम्परेचर अचीव होता है, कब उसमें प्रेशर अचीव होगा, ऑटोक्लेव होने के बाद कितना उसका होल्डिंग टाइम होता है। जब हम तीनों एक्टिविटीज को ऐड कर लेंगे, यहाँ पे आपका टोटल साइकिल टाइम आएगा, किस स्टाफ ने ये एक्टिविटी करी थी उसका यहाँ पर सिग्नेचर आएगा। और अगर हम कोई इंडिकेटर यूज कर रहे हैं, इफ वी आर यूजिंग सम इंडिकेटर फॉर दिस पर्टिकुलर स्टरलाइजेशन, तो उस इंडिकेटर की एक कॉपी जो बोविडिक की स्ट्रिप होती है उसको आप यहाँ पे लगा लेंगे। So this is the particular format that is being suggested for maintaining the sterilization record at the healthcare facility. So it gives you a particular total sterilization time cycle. So you have to just put the start time of the autoclave when you have started the autoclave. Then the second component will be the temperature when it was achieved, the pressure when it was achieved in the autoclave. After the autoclave cycle, what is the holding time of the equipments in the autoclave, and the total cycle time will be written over here. Here the staff who's conducting this activity will sign and write his name, and if any chemical indicator, usually the Bovidic strips that are being used,
that indicator has to be pasted in this particular column again. So this is the form or that you can use at the healthcare facility for generation of the sterilization records. Second is the record. Second is the record that is related to the biomedical waste that is being generated at the healthcare facility. So here the date of the generation will be put up. What is the category of the waste? So all the waste, when you are handling over to the biomedical waste collection agency or to the mother PHC, you have to take the weight of the waste, and the amount has to be kept over here. Again, when the waste collection agency is collecting the waste, that date has to be put over here. What was the time that the waste was transported from the healthcare facility? Again, signature of the waste collector and the signature of the particular responsible person from the healthcare facility will be put over here. जब हम बायोमेडिकल वेस्ट रजिस्टर की बात कर रहे हैं, यहाँ पर जो भी कैटेगरी का आपका वेस्ट जनरेट हो रहा है, वेस्ट हैंड ओवर करने से पहले आप उसको तोल लेंगे और जितना वेस्ट यहाँ पे ले जाएगा, जब फैसिलिटी से वेस्ट कलेक्ट है उसकी डेट यहाँ सिग्नेचर आपने जो किया उसका सिग्नेचर हम यहाँ पे लेंगे. So this is the format for the biomedical waste register and the record. Then that is one issue that is required to have the cleanliness record at the healthcare facility that is related to your housekeeping checklist. So this checklist can be used as a reference format. अगला जो रिकॉर्ड है that is related to cleanliness activities और the housekeeping checklist जो वहां पर चाहिए. So यहाँ पर फैसिलिटी का नाम आ जाएगा, एरिया का नाम आ जाएगा, CHO का रूम, लेबोरेटरी, वेटिंग रूम, ANM का रूम, स्टोर रूम, टॉयलेट, यहाँ पर नाम आ जाएगा. कौन से मंथ का ये रिकॉर्ड है इसको हम मेंटेन कर लेंगे. क्लीनिंग का डेट एंड टाइम आ जाएगा. आपने वहां पर डस्टिंग करी, सफाई, झाड़ू मारा, पोछा मारा, डस्टबिन वहां साफ किए, किसने उसको देखा कि हाँ ये कर दिया गया है, उनका नाम और सिग्नेचर यहाँ पर आ जाएगा. और अगर कोई रिमार्क डालना है वो इस सेक्शन में आ जाएगा. सो दिस इज द हाउसकीपिंग so this is the housekeeping checklist that is being framed to be implemented at the Ayushman Arogya Mandir Sub Health Center. Here you can put the basic facility details like the name of the facility, area or the location. Area or location can be your CHO room, the laboratory, your store, ANM room, etc. The month. So it will be a monthly record. You need not to have a separate, day-wise record. A monthly chart can be maintained in this particular format only. So cleaning date and time will be put over here. If you have done the dusting, it will be just put a tick mark over here. Then the dry mopping has been done, put a tick over here. Then wet mopping has been done, whether dustbin has been cleared or not. What is the name and the signature of the housekeeping staff or the cleaner that was there? What will be the who has monitored this? And then the supervisor name and the signature will be put over here. And if you want to put any remarks, that will be put over here only. Regarding this particular query of this particular, regarding this register formats, we are coming to those particular formats also. So this will be your drugs and consumable register format. Here you will write the name of the drug or the consumable. For example, metformin 500 mg. Here you will put. When you will start the monthly activity, what was the opening stock? Means what is the stock that was a metformin stock that is available with you? How much quantity you have received in that particular preceding month? What is the batch number of the metformin? What is the expiry date? Who was the supplier? How many quantities that you have issued? And what is the closing stock? So this will be your monthly stock. Here ये आपका मंथली स्टॉक रजिस्टर होगा, जो भी ड्रग्स और कंज्यूमेबल जो फैसिलिटी पर यूज हो रहा है. फॉर एग्जांपल मेटफॉर्मिन 500 mg आपके पास है,
जब आप मंथली एक्टिविटी शुरू करेंगे तो जितनी भी आपके पास दवा मेटफॉर्मिन की है, मान लीजिए आपके पास 400 दवाई पड़ी है, तो आप उसका नंबर यहाँ रख देंगे। लास्ट आपके पास कितनी क्वांटिटी रिसीव हुई थी उसका नंबर यहाँ लिख देंगे, उसका बैच नंबर लिख लेंगे, एक्सपायरी डेट उसकी लिख देंगे, सप्लायर कौन था वो डेट लिख देंगे, एंड देन इशूड क्वांटिटी कितनी आपने उस मंथ में इशू करी और क्लोजिंग स्टॉक उस मंथ में क्या रहा, दैट विल बी योर ड्रग स्टॉक फॉर द मेटफॉर्मिन। सो जो ये क्लोजिंग स्टॉक आपका जो होगा ये अगले मंथ का आपका ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा अगर आपके पास बीच में कोई दवा रिसीव मेटफॉर्मिन की नहीं होती है। सो दिस इज द वन पर्टिकुलर फॉर्मेट फॉर द ड्रग्स एंड कंज्यूमेबल रजिस्टर. Then there is one requirement of maintaining the duty roster for a particular week. So this is the format for maintaining the duty roster at this particular Ayushman Arogya Mandir Sub Health Center. तो ये ड्यूटी रोस्टर का है एक फॉर्मेट जो आपके लिए जहां पर रिक्वायरमेंट है कि आपको वीकली या मंथली रिपोर्ट ड्यूटी रोस्टर बनाना है, तो यहाँ पर आपके दिन लिख दिए गए हैं, समय दिया गया है, कौन सी एक्टिविटी किस स्टाफ के द्वारा की जाएगी उसको आप यहीं पे निर्धारित कर दे. So this is the weekly roster that has been format that is given to you, so you can maintain the duty roster of the staffs at the Ayushman Arogya Mandir Sub Health Center. So this is the one suggestion that the days has been given over there. Your activities can be listed out over here in the morning shift, and any activities that is being taken up by the CHOs or the ASHAs at the community level then can be put over here. Your VHSND days, your dedicated days for the each activities can be included in this duty roster formats only. So this is one for your suggestion. Then there is one requirement of having employee health checkup at the healthcare facility. So this is the standardized format that you can use to maintain the medical checkup and the immunization record of the healthcare staff. फिर एक रिक्वायरमेंट है एम्प्लॉय हेल्थ चेकअप और इम्यूनाइजेशन रिकॉर्ड को मेंटेन करने की. सो देख इस फॉर्मेट को आप यूज कर सकते हैं अपनी फैसिलिटी पे अपने स्टाफ का मेडिकल चेकअप और इम्यूनाइजेशन रिकॉर्ड रखने के लिए, जहां पर स्टाफ का नाम यहाँ पे आ जाएगा, उसकी डेजिग्नेशन यहाँ पे आ जाएंगी, उनका बेसिक सा हेल्थ चेकअप की डिटेल यहाँ आएगी, और कोई इन्वेस्टिगेशन की जाती है उसको हम यहाँ पे लिख दिए जाएंगे, और हेपेटाइटिस और टीडी की जो डोज उनकी लगी है उसके इम्यूनाइजेशन की डिटेल यहाँ पर रख के ये आप एक्टिविटी एक जगह पे अपना रिकॉर्ड मैनेज कर सकते हैं. सो दिस इज द वन ऑफ द फॉर्मेट्स दैट हैज बीन गिवन to be maintained at the Ayushman Arogya Mandir Sub Health Center, where the name of the staff will be put over here, what is his designation, that will be highlighted over the basic health checkups details. Basic health checkup details, including their height, weight, BP, pulse, and an investigation that has been carried out will be put over here. Their vaccination and the immunization details has to be put over here regarding the 3 doses of the hepatitis and the tetanus. That has to be recorded when it was undertaken by the healthcare staff, and any other vaccination or the immunization that has been kept. So this will be your yearly record that has to be kept, and it can be maintained in a particular single format only, that is related to the medical health checkup and the immunization. Then regarding the grievance handling, so this was the one of the complaint requirement of the registers that has to be maintained in the healthcare facility. So this was एक requirement है आपका complaint और grievance handling का. यहाँ पर इसको आप ऐसे maintain कर सकते हैं, आप जो भी कंप्लेंट आपके पास आ रही है, किस तौर पर आ रही है, लिखित आ रही है, फोन से आ रही है, कोई वर्बल आ रही है, किसी स्टाफ के थ्रू आ रही है, कम्युनिटी से आ रही है, इसको आप यहाँ पे लिख देंगे. किसके द्वारा आई उसकी डिटेल यहाँ पर आ जाएगी, कंप्लेंट कौन क्या थी उसकी समरी हम यहाँ पे लिख देंगे, आपने क्या क्या एक्शन लिए कि आपने कंसर्न लिख लिया, उनको आपने एक्सप्लेनेशन दी, आपने माफीनामा मांगा, आपने उनके पैसे अगर कोई लिए हैं तो वापस किए, उनको सर्विस मिल गई, और इंटरनल एक्शन क्या लिया अपनी एक्टिविटी, ताकि हमारे पास ये कंप्लेंट फिर ना आए. उसके लिए हमने अपनी जैसे क्वालिटी इंप्रूवमेंट में एक्टिविटी कोई नई शुरू की, किसी पॉलिसी में चेंज किया, स्टाफ को ट्रेनिंग दी या ड्यूटी चेंज करी, किसी को वार्निंग दी या एक्शन लिया. सो दिस विल बी योर एक्शन, दैट इज ये एक्शन जो आपने अपनी हेल्थ केयर फैसिलिटी पे लिया सुधार के लिए. सो दिस इज द वन ऑफ द रिक्वायरमेंट्स.
of the maintaining the records of the complaint and the grievance handling that is being raised at the healthcare facility. So the root of the complaint will be written over here. How the complaint was received, was it telephonically, it was a written complaint, verbal complaint, it was through some staff or through community. Details of the complainant will be taken over here. The summary of the complaint will be attached here only. And then what was the action that was taken to resolve the complaint, that can be the concern, registering the concern, providing the explanation, providing the apologies, change in practice or the policy change. That was the action that was taken to resolve the complaint. And then one section that is related to what was the internal action that the facility undertook, so that such complaint or the grievance doesn't come up again at the healthcare facility. So whatever the activity that you are undertaken to stop such complaints to coming to the healthcare facility, it can be the quality improvement activity, initiation of a new activity, there is some change in the policy or the procedure regarding the training and the education of the staff, formal warning if you have given to someone. So such activities you have to list it out to have an internal quality improvement plan at the healthcare facility based on the complaints that are being received at the healthcare facility. Then there is one requirement of having the maintenance record at the healthcare facility. So this is the maintenance format that has been prepared for the healthcare facility. Again, the basic details of the maintenance will be of the facility will be taken up over here. And then you just have to tick the status of the building and the structure, whether the boundary wall was intact, doors and windows were intact, what is the condition of the electric supply and the lighting, whether the safe drinking water supply is available. So all these components are listed over here. You can just tick over here and you can maintain the records accordingly. So when there is one requirement of having the maintenance record of the healthcare facility, यहाँ पर हमने आपके लिए एक फॉर्मेट दिया है. आप फैसिलिटी का नाम यहाँ पे लिख देंगे, बेसिक डिटेल्स यहाँ पर आ जाएंगी, जिस दिन इंस्पेक्शन करेंगे उसकी डेट यहाँ पर आ जाएगी. फिर जहाँ जो आप चेक कर रहे हैं, जैसे बिल्डिंग का स्ट्रक्चर चेक कर रहे हैं, बाउंड्री वॉल इंटैक्ट है कि नहीं, डोर्स और विंडोज ठीक हैं कि नहीं, इन सभी का आप बस यहाँ पर टिक कर देंगे. और अगर आपको कोई एक्शन लेने की जरूरत पड़ती है कि लगता है कि कोई एक्शन चाहिए, तो उसका रिमार्क आप यहाँ पे लग देंगे. ये आपका मेंटेनेंस रिकॉर्ड हो जाएगा. Then there is one requirement of having the quality team meeting record at the healthcare facility. So this is the suggested format for you. यहाँ पर कमेटी का नाम क्वालिटी टीम है, किस एजेंडा के साथ आप मिल रहे हैं, पर्पस ऑफ द मीटिंग वो यहाँ पर आ जाएगा. चेयरपर्सन सीएचओ है, सीएचओ का नाम, अगर मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज आते हैं तो उनका नाम यहाँ पर आ जाएगा. एएनएम, आशा, एमपीडब्ल्यूज के नाम यहाँ पर लिख दिए जाएंगे. जो टीम मीटिंग अटेंड कर रहा है सबके सिग्नेचर यहाँ पर आएंगे. किस एजेंडा से या किस निर्धारित पॉइंट से डिस्कस करने के लिए आप लोग मिल रहे हैं, उनको यहाँ पर लिख दिया जाएगा कि हम आज इस एजेंडा में क्वालिटी टीम मीटिंग में पेशेंट सेटिस्फेक्शन पे बात करेंगे, हम इन्फेक्शन कंट्रोल पर बात करेंगे, हम क्वालिटी इंडिकेटर मॉनिटरिंग की भी बात करेंगे, हम साफ सफाई की बात करेंगे. ये सारी बातें यहाँ पर लिख दी जाएंगी. इससे पिछली मीटिंग में अगर कोई डिसीजन लिया था, उन मीटिंग का रिकॉर्ड यहाँ पर आ जाएगा और उस डिसीजन का प्रोग्रेस क्या है वो भी यहीं पे लिख दिया जाएगा. उस मीटिंग में जो भी आप लोग डिस्कशन करते हैं अपने, उनकी जो डिस्कशन पॉइंट्स हैं उनको यहाँ पर लिख दिया जाएगा. और क्या उन डिस्कशन पॉइंट पर आपका एक्शनेबल प्लान रहेगा, उसका जो भी निर्देश है उसको हम यहाँ पे लिख देंगे. साथ में ये भी लिखेंगे कि उस एक्शन को कौन सा स्टाफ लेगा और कब तक उस एक्शन को पूरा कर दिया जाएगा. तो अगर, और यहीं पे आपके पास लास्ट में अगली मीटिंग की डेट और कब वो की जाएगी, कहां पर की जाएगी, उसकी भी नोटिंग यहीं पर आ जाएगी, ताकि सबको नेक्स्ट मीटिंग के बारे में उसी दिन पता चल जाए. और यहाँ पर लास्ट में सीएचओ के सिग्नेचर आ जाएंगे क्वालिटी टीम मीटिंग के रिकॉर्ड मेंटेन करने में. सो देयर वाज वन रिक्वायरमेंट ऑफ हैविंग अ particular register for this particular
capturing the minutes of meeting of the quality team. So this format has been prepared to have a standardized quality team meeting record at the healthcare facility. You can, just have the committee name over here. Committee name will be the quality team. Chairperson will be CHO until and unless medical officer in charge of the PSC is attending the meeting. What is the purpose of the meeting of that particular day will be put over here. Name and the signature of the CHOs, the ASHAs and the ANMs, the MPWs, whosoever is, attending the meeting, even the PSGs or your, representation from the community can be invited for these particular meetings. Agendas can be for that particular day can be put over here. What is the agenda? Discussion points of the last meetings and the suggested action. What is the status of those particular discussion point will be put over here. Proceedings of the current meetings will be listed out over here only. And then again, based on the proceedings of the meetings, what is the planned action for those particular discussions, along with the responsibility to whom that particular action will be delegated and the responsibility of the staff that will be responsible for undertaking that particular action will be handled over here. Here you can just, list out the proposed date and the venue for the next meeting so that all are aware when you have to meet again, and name and the signature of the chairperson for the keeping authentic for authenticating this particular minutes will be put over here. So this is the suggestive format for capturing the quality team meeting. Then there is one record for the maintaining the pest control at the healthcare facility. So this is the suggestive format. So this is the suggestive format for the pest control. यहाँ पर बस आप एक लोगो लगा लेंगे, आपका एड्रेस आ जाएगा, व्हाट इज द किस एक्टिविटी के लिए कौन से एरिया में आपने वो किया है पेस्ट कंट्रोल, एक चार्ट ऐसा मैनेज करके आप पेस्ट कंट्रोल का रिकॉर्ड मैनेज कर सकते हैं. सो दिस इज द पेस्ट कंट्रोल रिकॉर्ड फॉर द पर्टिकुलर suggested format for you. So here the for which pest the pest control, for example for the mosquito or for the rats. So this is the target pest area where the where the pest infestation is there. That areas has to be demarcated, and whatever the pest control measure has been taken. So this pest control format can be used for this particular maintaining the pest control record. Then there is one regarding the training registers or the training record at the healthcare facility. So first of all, you just have to prepare a training calendar. Training calendar can be monthly, it can be a yearly activity. So just list out all the trainings that are needed to be provided to all the category of the staff, particularly pertaining to the national quality assurance standards. Here, date of the suggested date of the training will be put over here. What is the topic? Who will undertake this particular training? So this will be your training calendar format. तो ट्रेनिंग रिकॉर्ड बनाने से पहले आप लोगों को एक ट्रेनिंग कैलेंडर बनाना पड़ेगा, जहां पर कौन कौन सी ये आपकी ईयरली एक्टिविटी भी हो सकती है, मंथली भी बना सकते हैं, कौन सी डेट को किस टॉपिक पर कौन सी ट्रेनिंग ली जाएगी और कौन उस ट्रेनिंग को देगा. सो दिस विल बी योर ट्रेनिंग कैलेंडर. बेस्ड ऑन दिस ट्रेनिंग कैलेंडर यू हैव टू जनरेट अ ट्रेनिंग रिकॉर्ड. सो यहाँ पर आप ट्रेनिंग रिकॉर्ड बना देंगे. ट्रेनिंग रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए किस किसने वो ट्रेनिंग अटेंड करी थी, ट्रेनिंग का नाम यहाँ पर आ जाएगा, कौन से डिस्ट्रिक्ट किस टाइम पे हुई थी, किसने ली थी वो यहाँ पर आ जाएगा, किस किस स्टाफ ने वो ट्रेनिंग की थी उसकी डेजिग्नेशन और उसका सिग्नेचर यहाँ पर आ जाएगा. तो हर एक ट्रेनिंग का एक रिकॉर्ड ये बन जाएगा. सो दिस इज द पर्टिकुलर सजेस्टेड training record format for you, where the name of the facility who has undertaken this training, that is the name of the trainer will be put over here, name of the training will be put over here, and all the attendees, that is the staff who are undergoing that particular training, will put their attendance over here along with their designation and the signature. So this will be the training records. So this is the format that how you can particularly maintain the training record at the healthcare facility. So these were the suggested formats for you. So for maintaining
at the healthcare facilities. I hope now the standardization of the formats will be there at the particular healthcare facility. And now we will be sharing these PPTs on our website also. So this is the particular video link. So this is the particular link of the NHSRC website. So ये link यहाँ पर हमने दिया गया है website का, जहाँ पर आपके पास सारा training material और सारी PPTs इस link पर आपके पास available होंगी. Please, it's a request from you all to go to this particular link and try to have a capacity building program at the facility level. So with that, we will be closing on this particular first session regarding the documentation and the record management. Our second session for today is scheduled for maintaining how you are maintaining the digital records at particularly at the Ayushman Arogya Mandir sub health centers. So today's session, this particular session will be undertaken by Ms. Rachna Kumari. Ms. Rachna Kumari is a senior personnel with us working at the certification unit of quality and patient safety division at NHSRC. She is primarily responsible for managing the certification processes and certification processes in states of Assam, Odisha, Sikkim, Ladakh, and a part of the UP. So over to you, Rachna. Thank you so much, Dr. Abhay. Am I audible? Anyone can come, please confirm. So a very good afternoon to everyone. So in continuation with the last session that was regarding documentation and your record management, we will be having a short discussion about your digital record management. So गुड आफ्टरनून एवरीवन. पिछले सेशन के कंटिन्यूएशन में हम जो पिछला सेशन था डॉक्टर अभय दहिया के द्वारा, उनके सेशन के कंटिन्यूएशन में हम जो उनका सेशन था आपका रिकॉर्ड मैनेजमेंट और डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर आधारित था, उसके कंटिन्यूएशन में हम अभी आपका जितना भी डिजिटल रिकॉर्ड या डिजिटल पोर्टल्स होता है उन पे जितना डेटा होता है उसको कैसे मैनेज करना है थ्रू आउट योर एनक्वास जर्नी, उसके बारे में हम अभी एक छोटा सा डिस्कशन करेंगे. So first of all, what is digital record management? Digital record management in reference to the public health facilities refers to the any electronic management of patient health information that has replaced the traditional paper-based system. Any evidence, any data, any information, any form or format that is available on electronic portal or any electronic database is called digital record. So it has also replaced traditional paper-based system. It involves creation your digital record or any data. For example, one pregnant lady comes to you, you have entered all her demographical data, all her historical data in particular portal. So this is called the creation of your digital record. When you will be saving that particular information to particular portal, it can be stored in, it is storing in that database of that particular portal. Now you can access this particular information to according to your roles. For example, ANM can access her part of digital record, CHO can access her part of digital record, or ASHA worker can access her part of record. By accessing means you can also modify your record according to your roles, and you can also retrieve your digital records. By retrieval means you cannot modify that particular digital record, you can only have access or you can only view that particular digital record. Also, it helps in sharing patient data in a digital format with each other.
सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों में डिजिटल रिकॉर्ड प्रबंधन का मतलब है जितने भी आपके पास पेशेंट्स आ रहे हैं उनकी जितनी भी इंफॉर्मेशन आपके पास है वो डिजिटली स्टोर हो रही है आपके पास। उसके लिए आपको पेपर बेस्ड जो अपने पास पारंपरिक प्रणाली चली आ रही थी उसकी जरूरत नहीं है। इसमें 3-4 चीजें अपनी शामिल हैं, जैसे आप किसी भी पेशेंट का डेटा क्रिएट करते हैं या उसका निर्माण कर रहे हैं, आप उसका स्टोर कर रहे हैं, उसका एक्सेस कर रहे हैं, आप उसको अपने अपने हिसाब से अपने रोल के अकॉर्डिंग आप उसका एक्सेस कर पा रहे हैं और उसकी पुनः प्राप्ति कर रहे हैं और इसको आप एक दूसरे के साथ डिजिटली रूप में साझा भी कर सकते हैं। So aim of digital record management is it improves efficiency. Of course, it improves efficiency by decreasing the time that was consuming by managing manual or paper-based evidences. It increase accuracy and also it is cost saving as it saves the cost for paper, your storage space or storage almirah, everything you can save your cost. It provides accessibility of patient information. You can easily access your patient information by help of only one click, and ultimately it leads to a better healthcare delivery. So हमारे डिजिटल रिकॉर्ड मैनेजमेंट का उद्देश्य है कार्य कुशलता में सुधार। ये हमारा पेपर बेस्ड जितना भी हमारा डॉक्यूमेंटेशन में था, जितना टाइम खर्च होता था उसको सेव करता है। इस तरह से ये हमारे जितने भी ह्यूमन रिसोर्स है उनकी एफिशिएंसी बढ़ा रहा है। इससे हमारे जितना भी डेटा हमें मिल रहा है वो एक्यूरेट होता है, हमारी कॉस्ट सेविंग हो रही है। जो पहले पेपर में, प्रिंटर में इतने डेटा होता था उसको रखने में जितनी भी हमारी लागत आ रही थी उसको बचा पा रहा है। हम एक दूसरे तक रोगी की जानकारी अच्छे से पहुंचा पा रहे हैं विद इन एक्यूरेट फॉर्म, और इसकी हेल्प से हम जितनी भी सर्विसेज डिलीवरी हो रही है वो हम उसको बेहतर स्वास्थ्य की तरफ लेके जा रहे हैं। Then importance of digital records in public health facilities. It ensures accurate and complete patient records. ये जितने भी पेशेंट आ रहे हैं आपके पास उनका डेटा एक्यूरेट और कंप्लीट हो रहा है। इट इंश्योर्स, because if any data is inaccurate or any data is incomplete, it can tell you or it can show you that the data for that particular patient is incomplete, so you can complete it. Facilitates timely access to information. Of course, it can facilitate your patient data. You can access that data within time frame, supports continuity of care across departments. It helps in continuity of care. For example, in OPD, one healthcare personnel has entered one patient's data. By the time he reaches to the laboratory, her data or her patient demographical data can be shared with that particular department. Also, it can help in follow-up of that particular patient. For example, it can set reminders. For example, with if we take example of UWIN system, so it sends reminders for their next due date or next due vaccination. So it helps in follow-up cases also. It can enhance public health surveillance by analyzing data from different portals. We can identify what are our weak areas, what on what particular indicators we need to work. It improves resource and stock management. By this, we can have a very good stock management for drugs, your consumables, etc. And it can there is reduction in medical errors. Of course, with the help of different portals, there are less number of medical errors, and it also helps in better monitoring and evaluation of health programs. So, सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में डिजिटल रिकॉर्ड का क्या महत्व है? इससे हमें जितनी भी पेशेंट की जानकारी मिल रही है वो सटीक और पूर्ण मिल रही है। जो हम पहले डिजिटली जब हम काम नहीं कर रहे थे, अगर हम मैनुअली काम कर रहे हैं, हो सकता है कुछ इंफॉर्मेशन है वो मिस हो जाए। डिजिटली पोर्टल पे हमें सारी चीजें उसकी पेशेंट की सटीक और पूर्ण मिल रही हैं। हमें जानकारी को एक दूसरे के साथ समय पर पहुंचाने में मदद करता है।
डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में पेशेंट की इलाज की निरंतरता को ये बनाए रखने में मदद करता है, और इसके साथ ही पेशेंट को अगली बार फॉलो अप के लिए कब आना है, कितने दिन बाद आना है, उसका हमारे पास सारा डेटा रह सकता है, वो पेशेंट को एक अलार्म भेज सकता है। सार्वजनिक स्वास्थ्य निगरानी को बेहतर बना सकता है कि हमें अपनी कम्युनिटी के लिए और क्या-क्या, फॉर एग्जांपल इफ वी टॉक अबाउट नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स, तो उनके कंसर्न में ये बता सकता है कि हमें कहाँ पे और काम करना है। हमारा जितना भी स्टॉक मैनेजमेंट है उसको सुधारता है, मेडिकल एरर्स और चिकित्सीय त्रुटियों में कमी में हेल्प करता है, और स्वास्थ्य कार्यक्रमों की हम इससे बेहतर निगरानी कर सकते हैं। Now, if we talk about particular in reference with our NCOS journey, so I have taken one example in particularly in reference to the area of concern. For example, if we have 8 area of concern, so I have taken one example particularly in the reference with that particular area of concern. For example, it reduces waiting time through quick record retrieval. If we have long queues, or if we have long waiting time in our OPD or IPD or laboratory, so we can retrieve the record of particular patient very fast, so it can reduce waiting time. It also ensures confidentiality with role based access. For example, any information that needs to be looked by particularly ASHA worker, ANM or CHO, so they can only access their part of information. So it helps in maintaining confidentiality of that particular information of that patient. Now it also helps in tracks workforce allocation and training records. There are different portals for trainings, जैसे कि सशक्त पोर्टल है, उस पे जितनी भी there are many records available for trainings, so it helps in identifying or track our training records. It also facilitates adherence to treatment protocols via alert. ये follow up में help करता है alert भेज के, so it can also helps in continuity of care. Next है, it monitors lab and pharmacy services digitally, tracks sterilization logs, BMW logs and infection reports. BMW का भी जो application है अपना, we can track कि कितना कचरा किस दिन गया था. There are any infection, any HAI cases, we can track our sterilization process, we can track our sterilization records. It generates data for quality improvement cycles. By analyzing different portals, we can come to know that on which part we have to implement our quality tools, we have to implement our quality methods. It also helps in capturing the health indicators and analyze them. By looking at different portals, we can look at our health indicators. For example, how many patients for particular disease we have received in last particular month, how many ANC, how many TB notification cases are there, their completeness records. So we can capture the data and we can analyze them. So these are some different portals according to level of facility and according to their functionality. So for example, first one is HMIS. It is applicable at all levels, and it indicates its functionalities particularly related to service delivery reporting or monthly statistics. If we want to see our monthly statistics, monthly indicators, we can look for HMIS. RCH portal, it is applicable at subcenter PHC, CHC, particularly for service provision, maternal and child health tracking. Then ARM portal, Anmol portal, also TB or drug availability or your drug storage management or drug stock management. eSanjeevani related to teleconsultancy services. NCD portal related to non-communicable diseases. Sashakt for training of healthcare staff. And then Saksham portal for quality certification. If facility is applying for quality certification and pass Muskan Lakshya, then they can apply on this portal.
So ये हमारे कुछ पोर्टल्स हैं जो हम अलग अलग फैसिलिटी के लेवल के हिसाब से और उनकी फंक्शनैलिटी के हिसाब से हमारे पास ये पोर्टल्स हैं इतने। HMIS हो गया, RCH पोर्टल, आर्म, अनमोल, निक्षय, IHIP, DVDMS, ये सारे पोर्टल्स हैं जो आप लोग इन पे डे इन एंड आउट काम कर रहे हैं। Now I have described some portals according to our area of concern. While you are preparing for your NQuas journey, there are some portals from which you can access your data and show your data on these portals to your assessor. And one more thing, if you are producing any data digitally, if you are showing any data digitally, for example, your assessor had asked your NCD or your particularly data related to your TB cases. If you are showing them Nikshay portal, your data on Nikshay portal, so you don't need to produce any hard copy of that same data. You can ask assessor that, sir, हम ये data हमारा digitally जा रहा है, we are entering our data and we are storing the data digitally, so please refer it. So you can tell the assessor. Now, for example, if service provision, if we are talking about service provision, if they are asking कि कितने कौन से आपने नेशनल हेल्थ प्रोग्राम में कितने आपके पास लास्ट मंथ में कितने आपके पास पेशेंट आए थे, तो यू कैन शो देम योर HMIS, योर, if they are asking about your teleconsultancy record, you can show them your eSanjeevani portal. If they are asking how many service packages you are providing, how many patients under their service, under your service are getting your service packages delivery services, so you can show them your ARM portal. For example, if you are talking about patient rights, so patient rights में consent logs, you can if they ask about consent log, privacy audits, patient feedback, you can show them Mera Aspatal, or there are if there are any particularly grievance redressal portals, there may be state specific grievance redressal portals, so you can show your grievances on that particular portals. अगर आपसे असेसर एरिया ऑफ कंसर्न वाइज ये सब चीजों के बारे में पूछ रहा है, आप ये सारे अपने पोर्टल्स हैं उनका एक पहले से ही आप उनकी विंडोज या फिर अपना लॉगिन करके रख सकते हैं, और इन पर्टिकुलर आप फॉर्म पोर्टल पे आप ये सारा डेटा असेसर को दिखा सकते हैं. फॉर एग्जांपल, इफ यू टॉक अबाउट इनपुट एरिया ऑफ कंसर्न सी, दैट इज इनपुट, कि ड्रग आपके पास ड्रग अवेलेबिलिटी कितनी है, आपका लास्ट मंथ का स्टॉक मैनेजमेंट कितना था, आपके पास स्टाफ कितना है, उसका ट्रेनिंग कितना है. सो वी कैन यू कैन रेफर टू योर e-औषधि or DVDMS, your inventory management system. All the portals are there. If we talk about support service, all the monitoring of your monitoring or record keeping or record you're entering the data for all your particular health national health programs, it comes under support service. So जितने भी आपके पोर्टल्स हैं, RCH, अनमोल, निक्षय, DVDMS, IHIP, आपका NCD पोर्टल हो गया, आप सारा डेटा उनको दिखा सकते हैं अपने पोर्टल पे ही. फॉर क्लिनिकल सर्विसेज, जहाँ पे कंटिन्यूटी ऑफ केयर की बात आ रही है, आप उनको अपना कोई रेफरल आपके पास कहीं पे आप शो कर रहे हैं, आपका HMIS हो गया कि आपके पास लास्ट मंथ में कितने पेशेंट, कितने कौन से डिजीज के पर्टिकुलर पेशेंट आपने अटेंड किए थे, OPD में किए थे, IPD में किए थे, उनमें से कितने रेफर हुए, सारा डेटा यू कैन शो देम टू you can show to the assessors on your particular portals. For example, now infection control से रिलेटेड जितनी भी ट्रेनिंग्स हैं, योर HAI रिकॉर्ड्स, जो आपका बायोमेडिकल वेस्ट का जितना भी जा रहा है वेस्ट आपके सब सेंटर से आपकी मदर PHC पे भी जा रहा है, PHC से आगे जा रहा है, सारा डेटा. There are in some states there are some applications for BMW biomedical waste transportation, so you can show them screenshots, or you can log in these particular portals, or you can show them your portals. For example, quality management के लिए, if there are any risk register, you have your EQUAS data, IQUAS data, your training records, if they are available on your portal, so you can show them. Now for outcome के लिए आप HMIS, your ARM portal, NCD, RCH, UWIN, मेरा अस्पताल में आप
patient satisfaction score दिखा सकते हैं. For outcome, you can refer any of your digital portals. So these are some screenshots of your digital portals, portals, eSanjeevani, your RCH portal, ARM portal, NCD portal, and Nikshay portal. So now if we talk in reference to your NQuas journey, so what preparation you need to do before your assessment while preparing your digital record. So first, create a checklist of required records for each area of concern. The required records are already available in the particular checklist according to the level of facility. So you just need to prepare a checklist of all the required records, and you can identify, or you can like describe, or you can divide your पोर्टल्स अकॉर्डिंगली कि ये वाली इंफॉर्मेशन मेरी इस पोर्टल से आएगी, ये वाली इंफॉर्मेशन मेरी इस पोर्टल से आएगी. देन यू कैन ऑर्गेनाइज डिजिटल फोल्डर्स और डैशबोर्ड्स. उसके हिसाब से आप अपने डिजिटल फोल्डर्स और डैशबोर्ड अपने आप सुव्यवस्थित कर सकते हैं. देन असाइन रोल बेस्ड एक्सेस फॉर क्विक रिट्रीवल. You can assign your role based access. For example, you can decide which part is going to be presented by CHO, which part is with the ANM, or which part is with ASHA, which part will be remaining with if we talk about any PHC, which part will be with the MO. So आप अपने रोल के हिसाब से, भूमिका के हिसाब से आप अपना रोल जो एक्सेस है वो आप उनको असेसर के हिसाब से आप निर्धारित कर सकते हैं. देन टेस्ट रिट्रीवल स्पीड एंड एक्यूरेसी विद मॉक ड्रिल्स. असेसमेंट के थोड़ा पहले यू कैन टेस्ट योर रिट्रीवल स्पीड और एक्यूरेसी. एक बार आप वापस से अपना कोई भी एक पर्टिकुलर डेटा निकाल के देख लें कि कितना टाइम लग रहा है. इन केस इफ असेसर विल आस्क, keep offline copies ready in case of network issue. In some areas there can be network issue or power backup issues. So 2 या 3 particularly 4-5 डेटा की 4-5 पेशेंट्स के प्रॉपर डेटा की आप कॉपीज ऑफलाइन में रेडी रख सकते हैं, तो फोल्डर रख सकते हैं, और दे कैन बी इन प्रिंटेबल फॉर्म ऑल्सो. नाउ वाइल असेसमेंट यू कैन ऑलवेज ओपन डैशबोर्ड एंड लॉगिन्स फॉर ईच मॉड्यूल इन एडवांस. आपने डिसाइड कर लिया कि एरिया ऑफ कंसर्न वाइज हमें कौन कौन से हमारे पोर्टल्स हमें दिखाने हैं असेसर को. उनको जैसे ही आपका असेसमेंट शुरू हो रहा है, आप लॉगिन करके और उनको ओपन करके अपने डैशबोर्ड्स को रख सकते हैं फॉर द टाइम सेविंग पर्पस. यू कैन ऑल्सो ट्रेन स्टाफ टू ऑपरेट सिस्टम्स. एक अकेले एक ही किसी पर्टिकुलर पर्सन से सारी चीजें हैंडल नहीं होंगी. सो यू कैन ऑल्सो डिसेंट्रलाइज योर process or decentralize your authorities. You can train your staff to operate system or prepare sample cases to demonstrate. अगर आपके पास किसी चीज का कोई डेटा नहीं है, तो you can prepare sample cases to demonstrate while your assessment. Now there can be some challenges in digital record. While showing your digital record during your assessment, there can be internet connectivity issues, power supply interruption, digital illiteracy. There are people in field or in your particular area that are not that much literate for digitally portals. So you can always train them. You can always have your power backup, or you can always have your internet connectivity in advance. आपके पास चाहे असेसमेंट वर्चुअल हो रहा है, चाहे असेसमेंट आपका फिजिकल हो रहा है, आपको इंटरनेट कनेक्टिविटी इश्यू हो गया, पावर सप्लाई इश्यू हो गया, और आपका डिजिटल जितने भी लोग हैं उनको ट्रेनिंग, ये तीनों चीजें आपके लिए जरूरी हैं. इनके लिए अगर असेसमेंट वर्चुअल हो रहा है, उस केस में आपके पास पावर बैकअप और नेटवर्क चाहिए ही चाहिए. अगर आपका असेसमेंट फिजिकली हो रहा है, तब भी आपको अपने पोर्टल्स पे लॉगिन करने के लिए, आपको कुछ भी चीज प्रिंट करने के लिए अपने पास इंटरनेट कनेक्टिविटी और पावर सप्लाई चाहिए. उस केस में आप पहले ही इन सब चीजों को सुनिश्चित करके रखें. और अगर आपके पास इन केस आपने ट्राई कर लिया और नहीं हो रहा है, make sure that you have kept at least one report in offline mode so that you can produce your data to the assessor.
Now, these are some best practices you can adapt while undergoing your NQAS journey. You can use bilingual display if possible. You can use English or local language while preparing or presenting your data. Highlight trained graphs and analysis, not just raw data. If you have done some analysis, or you have prepared some graph, or if you have prepared some, for example, you have prepared some PDCA or some kind of analysis based on your quality management tools, always show them. It will create a good impact that you have done so much work, or you have done so much so much for your center, or you are working towards your quality journey. So now, if you have if network fails there, so please provide printed screenshot, or you can provide screenshots digitally to your assessor. Maintain patient confidentiality during screen sharing. Please make sure that you are maintaining patient confidentiality. You are not disclosing any data of any confidential data of particular patient. So ये हमारी कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, आप जब भी अपनी एनक्वास जर्नी के लिए जा रहे हैं उस टाइम में ध्यान रखने के लिए। अगर संभव है तो आप बाइलिंगुअल लैंग्वेज का प्रयोग कर सकते हैं, इंग्लिश और स्थानीय भाषा जो कुछ भी हो सकती है, हिंदी और कोई भी स्थानीय भाषा। आप अगर आपने कोई ट्रेंड ग्राफ और कुछ भी एनालिसिस किया हुआ है तो आप सिर्फ डेटा ना दिखाएं, वो आप अपना विश्लेषण है वो भी दिखाएं असेसर को। नेटवर्क फेल होने की स्थिति में आपके पास आप या तो अपना स्क्रीनशॉट पर्टिकुलर पोर्टल का असेसर के साथ शेयर कर सकते हैं, या फिर आप पर्टिकुलर स्क्रीनशॉट है वो प्रिंट करके आप असेसर को प्रोवाइड करवा सकते हैं। स्क्रीन शेयरिंग के दौरान आप अपने पेशेंट की गोपनीयता को बनाए रखें। रिहर्स द डेमोन्स्ट्रेशन बिफोर द एक्चुअल डे। आप अपने सारे पोर्टल्स 1 या 2 दिन पहले सबको रोल बेस्ड के हिसाब से यू कैन रिहर्स द डेमोन्स्ट्रेशन कि हम अगर असेसर ये डेटा मांग रहा है हमसे तो हमें कहाँ जाके क्या डेटा दिखाना है। यू कैन ऑलवेज रिहर्स योर डेमोन्स्ट्रेशन। इंश्योर ऑल एविडेंसेस कवर्स लास्ट 3 to 6 months डेटा। डॉक्यूमेंट रिट्रीवल प्रोसेस फॉर असेसर्स अंडरस्टैंडिंग एंड स्टे काम एंड कॉन्फिडेंट ड्यूरिंग योर प्रेजेंटेशन। आप जितना भी डेटा आप असेसर्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं, मेक श्योर कि ये 3 से 6 महीने पुराना डेटा है, आपका लास्ट 6 months का डेटा आप अपने पास हैंडी रखिए। डॉक्यूमेंट रिट्रीवल प्रोसेस है उसको अंडरस्टैंडिंग, असेसर की अंडरस्टैंडिंग के लिए आप जितना भी आपका पुनः प्राप्ति का डेटा, पुनः प्राप्ति की प्रक्रिया है उसको रिहर्स कीजिए एंड स्टे काम एंड कॉन्फिडेंट ड्यूरिंग योर प्रेजेंटेशन। So this was all about our digital record management. So there are some things. First, if you, as I have already shared this thing with you, if you are preparing any data in digital mode, you need not to prepare that particular data in register form, or if you, or vice versa, if you are preparing any data in hard copy, you need not to share your digital record with the assessor. So thank you so much. This was all about digital record management. Dhanyavad. So thank you, Rachna. Again, it's a request from you all that we are sharing the feedback link and the post-session questionnaire link on this particular chat box. Request from you all to please submit the feedback and also attend the post-session questionnaire. Now we will be undertaking this particular, whatever the questions or the queries that were raised by the participants, so that they can be resolved here only. So here I would like to welcome Dr. Naveen. Dr. Naveen is primarily, our nodal for the national level program for the Kayakalp that is being implemented at the Quality and Patient Safety Division at the MHSRC. So Dr. Naveen will be the co-panelist with us for this particular question and answer session. Thank you, Dr. Abhay. And I think it is one of the most awaited session. As we can see in the chat box, lots of queries are coming. So अब हम प्रतिभागियों के द्वारा जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके ऊपर थोड़ा डिस्कशन करेंगे. These questions are general as well as the technical questions regarding these 2 sessions.
पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है दैट इज रिगार्डिंग द डॉक्यूमेंटेशन दैट द नंबर ऑफ रजिस्टर्स which are being asked during the NQAS assessment of आयुष्मान आरोग्य मंदिर सब हेल्थ सेंटर्स। कुछ प्रतिभागियों ने पार्टिसिपेंट ने बताया कि कम से कम 35 से 80 क्वेश्चन 80 के आसपास रजिस्टर्स और रिकॉर्ड्स उनसे देखे जाते हैं, जबकि डॉक्टर अभय दहिया ने ड्यूरिंग द सेशन काफी इलेबोरेटली बताया है कि कौन कौन से आपको रजिस्टर्स और रिकॉर्ड्स की जरूरत पड़ती है ड्यूरिंग द असेसमेंट। डॉक्टर अभय, प्लीज इलेबोरेट। So, as we have shown in the PPT also, only 7 registers are to be maintained. We have shared the formats with you regarding this, particularly drug stock out, biomedical waste register, quality team meeting registers, and the training register, besides the OPD and the laboratory investigation registers that are to be implemented. So, again, हमने आपको जैसे PPT में भी दिखाया 7 registers आपको maintain करने हैं। हमने formats भी आज आपसे share किए हैं, किस हिसाब से आप registers maintain कर सकते हैं। Beyond this, we will be directing our assessors also. So look at this particular, records in whatever the way they are present in the digital format, so that the CHOs or the staff is not burdened with this particularly activity of maintaining so many registers at the healthcare facility. So we will be, हम अपने assessors को भी ये बार बार गाइड कर रहे हैं कि जो भी जिन भी रिकॉर्ड्स का आंकलन डिजिटल तौर पर हो सकता है उनके लिए प्लीज वो हर एक चीज के लिए रजिस्टर ना माने, बट एट द फैसिलिटी लेवल आपको रिकॉर्ड मैनेजमेंट एनक्वास के लिए करनी ही होगी, चाहे वो आप किसी फॉर्मेट्स पे करें चाहे आप रजिस्टर के तौर पर। थैंक यू डॉक्टर अभय। काफी पार्टिसिपेंट ने पूछा है क्वेश्चंस रिगार्डिंग द फॉर्म्स एंड फॉर्मेट्स, जो कि हमने फॉर्मेट्स आपको दिखाए हैं फॉर द रेफरेंस एंड ट्रेनिंग पर्पस। तो दीज जैसे कि एक प्रतिभागी ने पार्टिसिपेंट ने पूछा है कि क्वालिटी टीम मीटिंग के लिए जो फॉर्मेट आपने शो किया है, तो असेसमेंट के दौरान सिर्फ वो फॉर्मेट फील्ड शो करना है कि उसके साथ साथ हमें रजिस्टर में भी एंट्रीज दिखानी है? No, only a single format. If you are maintaining the quality team meeting record in that particular format only, so you have to maintain that record only. That will suffice the assessment requirement. अगर आप रिकॉर्ड को एक फॉर्मेट में ही रख रहे हैं मीटिंग रिकॉर्ड को, तो आपको उसको रजिस्टर पर रेप्लिकेट करने की जरूरत नहीं है। हम इस चीज को वहां पर असेसर हमारे एक फॉर्मेट पे ही आपकी रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए एनक्वास के लिए आपको हर जगह पे रिकॉर्ड रजिस्टर मेंटेन करने की जरूरत है। रिकॉर्ड पे है तो रिकॉर्ड पे है, रजिस्टर आपको अलग से बनाने की जरूरत नहीं। एक पार्टिसिपेंट की तरफ से बहुत अच्छा इनपुट और सजेशन भी आई है कि लिंकिंग ऑफ ऑल दीज फॉर्मेट्स, जो आपने फॉर्मेट शो किए हैं 18 फॉर्मेट्स, और जिसमें से हमें बताया गया कि 7 रजिस्टर्स आर रिक्वायर्ड एट द फैसिलिटी ड्यूरिंग द एनक्वास असेसमेंट। तो लिंकिंग ऑफ ऑल दीज फॉर्मेट्स टू द स्टेट ऑफिशियल पोर्टल फॉर द मंथली रिपोर्टिंग और रिकॉर्डिंग ऑफ द documents or records. Here, I would like to, request from the district quality teams if they have joined us, or the state quality teams if they have joined us. It's a request from you all to just create a Google Sheet for particular these forms and formats and circulate these Google Sheets to all the facilities, so that they are being levied of the requirements of making the registers and the records, or the records can be maintained in a Google Sheet only. मैं यहाँ पर अपने डिस्ट्रिक्ट क्वालिटी टीम्स या स्टेट क्वालिटी टीम से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जो भी हमने फॉर्म्स एंड फॉर्मेट्स आपको दिखाए हैं, अगर आप उसको एक गूगल शीट बनाकर फैसिलिटी के साथ शेयर कर देंगे तो सारा रिकॉर्ड आपका उस गूगल शीट पे ही मेंटेन हो जाएगा और फैसिलिटी पर इतने रजिस्टर बनाने की आपकी जरूरत नहीं पड़ेगी। सिमिलर क्वेश्चन एक पार्टिसिपेंट ने पूछा है कि जो स्टाफ ट्रेनिंग रजिस्टर है या ड्यूरिंग द स्टाफ ट्रेनिंग, जो क्वालिटी की ट्रेनिंग आप अपनी फैसिलिटी पे देते हैं, उसके लिए पार्टिसिपेंट जो वहाँ पे हैं फैसिलिटी में जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं ट्रेनिंग में, उनको सर्टिफिकेट देने की रिक्वायरमेंट है कि सिर्फ रजिस्टर में ही एंट्री करने की रिक्वायरमेंट है फॉर द एनक्वास असेसमेंट और सर्टिफिकेशन? So for that we do not require any kind of certificate if you are conducting any training at the facility level, because that is the for the appraisal or educating your staff regarding the various requirements of NQAS.
which you are conducting at the facility. तो जो फैसिलिटी पे आप ट्रेनिंग अपने लेवल के स्टाफ के लिए कर रहे हैं, उसके लिए आपको कोई सर्टिफिकेट वहां पे देने की जरूरत नहीं है. ये आप अपने स्टाफ की जागरूकता और प्रोसेस को कैसे करना है उसको बताने के लिए आप अपने फैसिलिटी लेवल पे कंडक्ट कर रहे हैं. हालांकि जो दूसरी हमारी ट्रेनिंग्स हैं जिसमें कि सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट है, वो हमने एक्सक्लूसिवली चेक पॉइंट से अपने एनक्वास की चेकलिस्ट में मेंशन की हुई. अगला जो एक इनपुट आया है और बहुत अच्छी सजेशन भी है पार्टिसिपेंट की तरफ से, रिगार्डिंग द काइंडली इनकॉर्पोरेट द फॉलो अप रिमाइंडर्स. जो आपका एनसीडी ऐप है उसमें एक फॉलो अप के लिए रिमाइंडर जाना चाहिए जो भी पेशेंट फैसिलिटी को विजिट करता है, टू इम्प्रूव द फॉलो अप रेट फॉर द पर्टिकुलर पेशेंट. So that can be taken up as a good suggestion or input from the participant and can be discussed at the higher level for the incorporating this feature. एक regarding the question है for the difference between the Sashakt and the Saksham portal. Okay, so the Sashakt portal is for recording the trainings that are being imparted to the CHOs based on the Ayushman Arogya Mandir Sub Health Center service package delivery. तो जो सशक्त पोर्टल है वो ट्रेनिंग रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने के लिए है जो CHOs को मिल रही है रिगार्डिंग द आयुष्मान आरोग्य मंदिर सब हेल्थ सेंटर की जो सर्विस पैकेजेस रिलेटेड ट्रेनिंग है उसके लिए. इसके अलावा जो सक्षम पोर्टल है, सक्षम पोर्टल वो है एनक्वास सर्टिफिकेशन मैकेनिज्म को पूरा करने के लिए, जहां पर फैसिलिटी को रजिस्टर करना होगा सबसे पहले अगर उसको एनक्वास सर्टिफिकेशन के लिए जाना है. तो सक्षम पोर्टल इज रिलेटेड टू द एनक्वास सर्टिफिकेशन मैकेनिज्म एंड सशक्त पोर्टल is for capturing the training records of the CHOs that are posted at the facility level. काफी रिक्वेस्ट आई हैं जिसमें से कुछ क्वेश्चंस हमने जो प्रोमिनेंट थे वो पिक किए हैं फॉर द डिस्कशन इन दिस पर्टिकुलर वेबिनार सीरीज. And before handing over to Dr. Abhay, I will request you please fill the feedback form and the post webinar questionnaire for betterment of this particular webinar series. Over to you, Dr. Abhay. Okay, so we have one request from the particularly related to the trainings related to the tertiary care level. I request from the participant to just send us an official email regarding this. If you want trainings on the tertiary care level, we will try to have the sessions on the tertiary care implementation points also, and even for the secondary care. And to continue with this, our last session of this particularly webinar series for the NQAS implementation at the primary healthcare facility will be conducted on 28th August 28th August only. Request you all, there we will be discussing how you will meet the certification and how you will NQAS certification and how you will sustain the NQAS certification at the healthcare facility. हमारा next session 28 अगस्त के लिए है. 28 अगस्त बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है जहां पर हम आपको बताने वाले हैं कि एनक्वास सर्टिफिकेशन के लिए आपको क्या क्या करना है और एनक्वास सर्टिफिकेशन पाने के बाद हाउ यू विल सस्टेन द सर्टिफिकेशन एट द फैसिलिटी लेवल. अगेन इट इज अ रिक्वेस्ट फ्रॉम यू ऑल टू प्लीज सबमिट द फीडबैक that has been provided in the chat box and also attend the post training questionnaire. Request you all to please write to us if you have any query. All the PPTs are available at NHSRC website. All the forms and formats, suggested formats that we have shown to you will be available on the NHSRC website. You can use these formats at the facility level and you can have this particularly record management and the documentation as per the guidance that was provided to you today. So with that, thank you all for joining. We will be closing off this particular session for this particular day. So to close the session, happy Independence Day to all and Jai Hind. Thank you.